नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। और ये जो कविता है, इसमें 2 कविताएं यहाँ पर दी गई हैं। एक आपका है तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है यहाँ पर फसल। तो आपने देखा कि ये जो कविता है ये लिखी गई है नागार्जुन जी द्वारा। तो लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और केवल हमने यहाँ पर कविता को रीड किया था, यानी कि हमने कविता को पढ़ना यहाँ पर शुरू किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने कविता की दोनों मैंने प्रतिपाद्य विषय यानी कि क्या बताया गया है यहाँ पर दोनों कविताओं में, वो क्लियर किया। आज हम यहाँ पर कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और एक तरह से आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि एक तरह से भावार्थ इसका क्लियर करेंगे। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। और जैसे कि मैंने बताया, चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, ये जो पाठ है ये मैंने आपको बताया कि तुम्हारी है यह दंतुरित मुस्कान। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर है लिखा गया नागार्जुन जी द्वारा। और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि इसमें कवि ने एक छोटे से बच्चे, जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, और इसीलिए मैंने इस चित्र का प्रयोग भी यहाँ पर किया है कि जो छोटे से बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनके अभी नए नए दांत जो है निकल रहे होते हैं, उस छोटे बच्चे के विषय में यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस तरह से जब वो मुस्कुराता है, जब वो हंसता है, तो उस टाइम पे जो उनकी दंतुरित मुस्कान होती है, जो उनकी प्यारी सी ये मुस्कान होती है, उस मुस्कान के आगे क्या होता है कि जो इंसान, कैसा इंसान जो कभी दुख में हो, परेशानी में हो, ऐसे इंसान को भी क्या होता है, उसका उसका जो हृदय है वो भी, यानी कि एक पाषाण हृदय जो है वो भी पिघल जाता है। यानी कि कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक जीवन का संदेश दिया है कि कठोर से कठोर मन भी बच्चे की इस प्यारी सी मनमोहक मुस्कान पर क्या होता है, पिघल जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर मुस्कान है यहाँ पर। और हमने कविता की बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी थी लास्ट सेशन में। तो देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो जरूरी चीजें हैं, जैसे नागार्जुन जी का जो जीवन परिचय है वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि इतना तो आप जरूर लिख लेंगे अपनी नोटबुक में कि उनका जो प्रसिद्ध नाम था, वो प्रसिद्ध नाम से, ये देखिए बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। और नागार्जुन का जो इनका जन्म हुआ था ये 1911 को हुआ था, बिहार के दरभंगा जिले में। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। और यहाँ पर इन्होंने एक बार ये बहुत ज्यादा इनका भ्रमण, यानी कि इन्होंने भारत की यात्रा कई बार की, पूरे भारत का जो भ्रमण है वो कई बार किया। और ये श्रीलंका भी गए और वहां से इन्होंने फिर जैन धर्म जो है अपना लिया। और उसके बाद इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो स्थानीय पाठशाला में हुई और वाराणसी में जाके अध्ययन इन्होंने किया। फिर ये श्रीलंका चले गए, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया, और उसके बाद ये फिर वहीं रहे। फिर उसके बाद भारत लौट आए। उसके बाद इन्होंने हिंदी काव्य को समृद्ध करने वाले 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में ही इनका निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, बहुत ही सुंदर सी ये कविता है, बहुत ही प्यारी सी ये कविता है, जिसको हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ना शुरू किया था कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात। एक एक करके हम यहाँ पर इसके काव्यांशों को पढ़ेंगे, इन काव्यांशों को पढ़ेंगे और साथ ही फिर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण,
पिघल कर जल बन गया हो जैसे कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल। छू गया तुमसे कि झरने लगे शैफालिका के फूल। बांस था या बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें फेर लूं मैं। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी और काफी हद तक मैंने आपको इन पंक्तियों को क्लियर करने का, इन पंक्तियों को बताने का एक तरह से प्रयास भी किया था। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान यानी कि जो तुम्हारे अभी बिल्कुल जो नए नए दांत, तुम्हारे ये सुंदर सुंदर दांत जो अभी आए हुए हैं, इनकी ये जो प्यारी सी मुस्कान है, ये जो सुंदर सी मुस्कान है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है और ये इतनी सुंदर है कि जैसे किसी मृतक में भी, मृतक यानी कि बेजान व्यक्ति में भी। अब देखिए इस बेजान व्यक्ति को अगर मैं इस तरह से कहूं कि जिसके अंदर की बहुत ज्यादा निराशा भरी हो, जिसके अंदर उदासीनता हो, जिसके अंदर एक तरह से चीजों के लिए कोई, जो भी चीजें हैं उनके लिए कोई मोह ना हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा फोटो यहाँ पर लग रहा है और अगर ये बच्चा आपके सामने आ जाए तो आपके फेस पर अपने आप स्माइल आ जाती है। आपके फेस पर, आपके चेहरे पर अपने आप खुशी का भाव झलकने लगता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहते हैं छोड़कर धूली धूसर तुम्हारे यह गात। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि छोटा बच्चा जब जब घुटनों से चलना सीखता है, जब वो घुटनों से चलना सीख जाता है तो वो क्या करता है, पूरे घर को एक कर देता है और फिर वो देखता नहीं है कि कहाँ पर मिट्टी है, कहाँ पर धूल है, कहाँ पर क्या है। वो पूरे घर में दौड़ने लगता है, पूरे घर को एक कर देता है और इससे उसका जो सुंदर सा प्यारा सा, देख सकते हैं आप कितना सुंदर खूबसूरत कोमल प्यारा बदन बच्चों का होता है, तो वो सुंदर सा प्यारा सा जो बदन है वो धूल से पट जाता है, धूल उस पर लग जाती है। तो कहते हैं धूली धूसर तुम्हारे यह गात, यानी कि धूल से भरे हुए तुम्हारी ये जो गात है, तुम्हारा जो ये शरीर है, वो क्या होता है, किस तरह से लग रहा है, जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों जलजात। छोड़कर तालाब जैसे मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों जलजात। तो इस तरह से जब तालाब को छोड़कर जैसे मेरी झोपड़ी में जलजात यानी कि कमल ऐसा लग रहा है कि खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात क्या अर्थ बताया था, परस का अर्थ मैंने बताया था स्पर्श। तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि जो तुम्हारा स्पर्श, ये जो प्राणवान स्पर्श है, एक तरह से कोई व्यक्ति निराश है, उदास है, हताश है और उसके बावजूद जब वो तुम्हें देखता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें टच करता है, तुम्हें छूता है, तुम्हारा स्पर्श जब उसको पा जाता है, ये प्राणवान स्पर्श। आप देखेंगे इस फोटो में एक अलग ही चहक है, एक फोटो में अलग ही चमक है कि जब आप, तुम्हारा ये स्पर्श कोई पा लेता है तो वो ये प्राणवान स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया हो जैसे कठिन पाषाण, यानी कि जिसके मन में, जिसके एक तरह से जिसका हृदय कठिन पाषाण बन गया हो, चीजों के लिए उदासीन हो गया हो, उसका मन भी जल बन जाता है, पिघल कर शीतल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लगे शैफालिका के फूल। जब मैंने तुम्हें छुआ तो मेरा मन ऐसा लगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि कोई आपके पसंद की चीज होती है, जब आप खुश होते हैं तो कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा, तो बिल्कुल वही कि ऐसा लगा कि तुमसे मिलके इतनी खुशी हुई, इतना प्रेम मन में आ गया, ऐसा लगा कि झरने लगे शैफालिका के फूल। जो सुंदर से शैफालिका के फूल होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, जरा सी टच करो तो बिल्कुल झरने लगते हैं। तो बांस था कि बबूल, मुझे नहीं पता कि मेरा मन बांस की तरह कठोर या बबूल की तरह कांटेदार हो गया था। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब वो कह रहे हैं कि तुम शायद मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष,
कोई छोटा बच्चा जब आप उससे मिलते हो, जब वो आपको नहीं जानता है, तो वो क्या करता है, आपको बहुत देर तक भले ही स्माइल करके देखता है, लेकिन टकटकी लगाकर वो आपको देखता रहता है। तो लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, कि तुम मुझे इसी तरह लगातार देखते रहोगे, थक गए हो, यानी कि तुम थक जाओगे, तुम थक जाओगे। आंखें लूं मैं फेर, क्यों ना मैं ही तुमसे अपनी आंखें फेर लूं, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें कोई भी दुख नहीं देना चाहता। तो इस तरह से कह रहे हैं, क्यों ना लूं मैं ही आंखें फेर, क्योंकि मैं ही क्यों ना आंखें अपनी फेर लूं। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं आगे की, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अर्थात जो ये नन्हा बच्चा है, ये जो प्यारा सा सुंदर सा बच्चा है, ये अनिमेष, अनिमेष यानी कि लगातार एक टक होकर केवल मुझे ही देखे जा रहा है, मेरी ओर देखे जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तो कवि उसके पास खड़े होकर पूछते हैं कि तुम मुझे इस तरह से लगातार देख रहे हो, तुम थक गए होंगे, इसीलिए लो तुम पर से मैं स्वयं अपनी नजरें हटा लेता हूँ। तुम क्योंकि मुझे पहली बार देख रहे हो, इसीलिए शायद तुम पहचान नहीं पा रहे हो, और ये स्वाभाविक सी बात है, यानी कि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हम पहली बार में ही उससे बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, हम पहली बार में ही उससे दोस्ती नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे की जो पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होगी आज, देखिए आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार में तो कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानता, लेकिन वो इसके लिए उसकी माँ को, बच्चे की माँ को कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, हम दोनों की जान पहचान, हम दोनों की मित्रता का, हम दोनों के प्रेम का माध्यम कौन है, तुम्हारी माँ है। वो कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, न मैं सकता देख, न मैं पाता जान, न मैं सकता देख, न मैं पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। यानी कि मैं कभी भी, मुझे ये सौभाग्य, देखिए कवि कहते हैं कि अपनी जो पत्नी है, अब वो अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता के भाव को प्रकट कर रहे हैं, और बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ यदि माध्यम ना बनी होती हम दोनों को मिलाने की, ठीक है, तुम्हारी माँ यदि माध्यम ना बनी होती हम दोनों को मिलाने की, देखिए तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ यदि माध्यम ना होती हम दोनों को मिलाने की, तो तुम्हारी इन प्यारी सी मुस्कान को ना तो मैं कभी देख पाता, और ना ही मैं कभी जान पाता तुम्हारी इस सुंदर सी मुस्कान को। तो यहाँ पर कवि बहुत ही सुंदर सी पंक्तियों से अपने बच्चे, अपनी पत्नी की जो एक तरह से तरफ कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, इसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं। धन्य तुम, अब देखिए पहली पंक्ति में क्या लिखा है, धन्य तुम। अब नन्हे शिशु को कह रहे हैं, एक तरह से दो चीजों के लिए धन्य उसको कह रहे हैं कि तुम धन्य हो कि तुम्हारे पास ऐसी माँ है, और फिर दूसरा एक तरह से और कह रहे हैं कि तुम धन्य हो कि तुम्हारी इतनी मनमोहक छवि है, दो चीजों के कारण। लेकिन आगे देखिए, आगे की पंक्ति, धन्य तुम। अब देखिए उसकी माँ के कारण उसको धन्य कह रहे कि तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम भी धन्य हो कि तुम्हें ऐसी माँ मिली, और माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य हो गई तुम्हारे जैसे सुंदर, प्यारे, मनमोहक छवि वाले बालक को पाकर। तो दोनों को धन्य कह रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं कि तुम दोनों धन्य हो, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो अपनी माँ को पाकर, ऐसी अच्छी माँ को पाकर, और तुम्हारी माँ भी धन्य है ऐसे सुंदर से प्यारे से बच्चे को पाकर।
तो कहते हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर अन्य। अब देखिए अपने आप को कह रहे हैं दूसरी ओर, चीर प्रवासी में इतर अन्य। चीर प्रवासी क्यों कहा है? अक्सर आपने देखा होगा कि घर में पिताजी जो होते हैं वो काम पर गए होते हैं, बाहर गए होते हैं। कई बार होता है कि वो दूसरे शहर में होते हैं, कई बार होता है कि वो दूसरे देश में होते हैं, कई बार होता है कि वो बहुत दूर के शहर में होते हैं, और कई बार अगर वो अपने ही शहर में है भी हैं तो वो सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं घर। ठीक है ना? तो बच्चे के लिए तो एक तरह से वो क्या हो गए, वो कहते हैं कि वो हमेशा अपने काम के कारण, अपने काम की वजह से लंबी लंबी यात्राओं पर रहते हैं, दूर रहते हैं। तो वो कहते हैं चीर प्रवासी में इतर अन्य, मैं चीर काल तक, लंबे समय तक दूर रहता हूँ, प्रवासी की तरह रहता हूँ, दूसरी जगह रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों से पराया यानी कि इतर अन्य हो गया हूँ। मैं तुम दोनों से थोड़ा सा पराया यानी कि इतर अन्य हो गया हूँ। और कहते हैं इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क। अब देखिए बच्चा जो है, जब वो बहुत दिनों तक, आपने बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे, ज्यादातर आज के समय में तो होता है कि हम वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं, हम बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं कि जो 10 घंटे का रास्ता है वो 2 से ढाई घंटे में हम पार कर जाते हैं। सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, फ्लाइट हैं, सारी चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा एक तरह से हमें यात्रा का या कहीं दूर रहने का कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। पहले के टाइम में होता था कि अगर ट्रेन से भी जाना है या 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता था, और हर किसी की इतनी एक तरह से हैसियत भी नहीं होती थी कि वो फ्लाइट का टिकट करवा सके, या फ्लाइट भी इतनी ज्यादा कॉमन नहीं हुआ करती थी हर जगह के लिए, और यात्रा बहुत एक तरह से कठिन थी। तो क्या होता था कि अगर जैसे अब हमारा भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो अगर कोई किसी राज्य से एक कोने से दूसरे कोने में अगर है, तो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार आना जाना होता था। तो मान लो अगर आज बच्चा केवल 2 महीने का है, तो अगर उसके पिताजी 2-2.5 साल बाद घर आते हैं, 2 साल बाद घर आते हैं, तो बच्चा 2.5 साल का हो जाता है। तो क्या वो अपने पिताजी को पहचान पाएगा? तो वो कहते हैं चीर प्रवासी में इतर अन्य, मैं तुम दोनों से थोड़ा सा अलग हो गया हूँ, पराया हो गया हूँ। तो अब अपने आप को वो अतिथि कह रहे हैं। अतिथि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो कुछ दिनों के लिए घर पे आते हैं और फिर उसके बाद फिर से अपने काम पर चले जाते हैं, अपने जो उनका काम है उस पर चले जाते हैं। कहते हैं इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क। अब पूछते हैं कि जो अतिथि है, अब देखिए अब यहाँ पर इसीलिए वो कहते हैं मुझ अतिथि से तुम्हारा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा, तुम बहुत ज्यादा मुझसे घुले मिले नहीं हो, और वो इसीलिए कहते हैं इसीलिए तुम मुझसे अनजान हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बहुत अच्छे से। क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती है, ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन पिताजी, जैसे मैंने बताया कि भले ही वो अगर शहर में भी जॉब करते हैं तो वो सुबह से शाम को आते हैं, या फिर वो दूसरे शहर में जॉब करते हैं, या फिर वो दूसरे देश में नौकरी करते हैं, तो इस कारण से उनका मिलना बहुत कम हो पाता है। तो वो कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, ज्यादा तुम मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए हो, मेरे संपर्क में नहीं हो, इसलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। और आगे की पंक्तियां और भी ज्यादा सुंदर हैं। उंगलियों में उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखियां मार, देखते तुम इधर कनखियां मार, और होती जबकि आंखें चार। कितनी प्यारी पंक्तियां। देखिए एक तो इतनी सुंदर टॉपिक पे यहाँ पर कविता लिखी है, और ऊपर से इतनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखियां मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान
लगती बड़ी ही छविमान। तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती है, अर्थात तुम्हें अपने वात्सल्य से जो एक तरह से देखिए, जो माँ होती है वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है, अपने हाथों से नहलाती धुलाती है, अपने हाथों से उसके लिए सारे काम करती है। उसकी तो उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, यानी कि तुम्हें अपनी माँ से शायद इतना लगाव इसलिए है क्योंकि तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें सब कुछ मधुपर्क कराती हैं, तुम्हें वात्सल्य भरा जो प्रेम है वो देती हैं। और वो कहते हैं कि और देखते हो तुम इधर कनखियां मार। आपने देखा होगा कभी कभी आप कहीं पर गेस्ट बन के जब जाते हैं ना किसी के घर में, तो अगर उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो तुरंत आपके पास नहीं आते कभी भी। वो क्या करते हैं, आपको छुप कर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, छुप कर देखेंगे देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आपकी आपकी नजरें उनसे मिल गई तो वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं, फिर से मुस्कुराते हैं जोर से और वहां से भाग जाते हैं या छुप जाते हैं, भले ही वो धीरे धीरे आपके मित्र बन जाएं। ठीक है, क्लास 10th में हैं आप और आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, वो इस तरह से व्यवहार करते होंगे कि वो जल्दी से नहीं जाते किसी के पास, और वो क्या करते हैं, दूर से देखते रहेंगे, अच्छा तो मतलब ये हमारे घर में मेहमान हैं, और फिर उनको देखते हैं, मुस्कुराते हैं और एकदम से फिर अंदर भाग जाते हैं। तो बिल्कुल यही यहाँ पर कवि कह रहे हैं, देखते हो तुम इधर कनखियां मार और होती जबकि आंखें चार। और तुम मुझे कनखियां मारकर अपनी माँ की गोदी में बैठे हो और वहां से तुम मुझे टेढ़ी टेढ़ी नजरें करके, कनखियां मार अर्थात टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से। अब आप देख सकते हैं बच्चा माँ की गोदी में है और किस तरह से आंखें टेढ़ी करके वो दूसरी तरफ देख रहा है। देखते हो तुम इधर कनखी मार यानी कि अपनी आंखों को टेढ़ा करके, और होती जब आंखें चार। और जब इस तरह से जब हमारी नजरें आपस में मिल जाती हैं, यानी कि जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से जब मिल जाती हैं, अर्थात तुम्हारा मुझ पर जब स्नेह प्रकट हो जाता है तो तुम फिर मुस्कुरा पड़ते हो। वो कहते हैं कि तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती है बड़ी ही छविमान। बहुत ही सुंदर, ये निकलते हुए दांतों की जो सुंदर मुस्कान है, यानी कि पूरी तरह से दांत अभी निकले नहीं हुए हैं, ये निकलते हुए दांतों की जो सुंदर मुस्कान है ये बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो देखिए यहाँ पर पूरा जो एक तरह से भावार्थ में इसका अगर आपको बताऊं तो आप इसकी प्रसंग इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से लिया गया है और इस पाठ के कवि नागार्जुन जी हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे पूरा जो इसका प्रसंग है उसको आप लिखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो कवि है उन्होंने छोटे बच्चे की जो मुस्कान है, मन को हरने वाली जो मुस्कान है, उसको बच्चे को संबोधित करते हुए यहाँ पर लिखा है कि ये तुम्हारी प्यारी सी जो मुस्कान है वो बेजान लोगों में भी, अलग अलग काव्यांश जो हैं उनका अलग अलग आपका प्रसंग होगा, तो उसमें की बेजान जो व्यक्ति है उसमें भी जान डाल देती है। तो ये पूरा एक तरह से भावार्थ मैंने पूरा अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान सौंदर्य के विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी भी मृतक में भी जान डाल देती है। खेलने के बाद धूल से भरा हुआ उनका शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी झोपड़ी में ही आकर खिल गए हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल बन गया हो, शीतल हो गया हो, और तुम्हारे जैसे शिशु का स्पर्श पाकर पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल भी पिघल जाएगा। तो इस तरह से देखिए सुंदर सी यहाँ पर पंक्तियां जो थी उनका भावार्थ हमने यहाँ पर क्लियर किया है और आगे के भावार्थ को भी यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। आगे की जो पंक्तियां हैं कवि कहते हैं उसमें
कि उनका मन बांस और बबूल की भांति निरस और ठूठ हो गया था, परंतु कोमलता से भरे हुए स्पर्श मात्र को पाकर उनके हृदय में भी शैफालिका के फूलों की भांति उनका हृदय भी झरने लगा है। कवि के हृदय में अब वात्सल्य यानी कि जो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसकी धारा बह निकली है। वह अपने शिशु से कहते हैं कि आज से पूर्व उन्होंने उसे नहीं उसने उसे उस बच्चे ने उन्हें नहीं देखा, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। और वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए, क्योंकि तुम मुझे लगातार देखते जा रहे हो, तो तुम्हें थकान से बचाने के लिए, उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, ताकि तुम मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। और कवि कहते हैं, क्या हुआ कि यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि तुम्हारी माँ ना होती, यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच का, तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम ना होती, तुम्हें और मुझे मिलाने का माध्यम ना होती, तो शायद मैं तुम्हारी इतनी प्यारी सी, ये जो सुंदर सी मनमोहक मुस्कान है, शायद मैं इसे नहीं देख। तो यहाँ पर देखिए कुछ कठिन शब्द जो हैं आपकी कविता में उससे जुड़े हुए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी शायद ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द है वो है दंतुरित। दंतुरित अर्थात जो बच्चों के नए नए दांत जो है निकलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है धूली धूसर। धूली धूसर यानी कि धूल मिट्टी से सने हुए अंग। गात अर्थात शरीर। जलजात अर्थात कमल के फूल। परस अर्थात स्पर्श। काफी चीजों का मैंने यहाँ पर आपको अर्थ साथ साथ ही बता दिया। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। शैफालिका अर्थात एक विशेष प्रकार का फूल। अनिमेष का अर्थ होता है लगातार, अपलक होकर, लगातार यानी कि बिना पलक झपकाए। परिचित का अर्थ होता है जो अपरिचित यानी कि जो कि जाना पहचाना ना हो। माध्यम का अर्थात है साधन। चीर प्रवासी, चीर प्रवासी का अर्थ है जो बहुत दिनों तक कहीं बाहर रहता हो, ठीक है। इतर, इतर अन्य यानी कि इतर का अर्थ होता है कोई और दूसरा। संपर्क का अर्थ होता है संबंध। मधुपर्क यानी कि पंचामृत। कनखियां अर्थात तिरछी निगाहों से। छविमान अर्थात सुंदर। आंखें चार होना यानी कि परस्पर देखना, एक दूसरे को देखना। कोटि कोटि अर्थात करोड़ों। महिमा अर्थात महत्ता। रूपांतर अर्थात बदला हुआ। ये सारी चीजें आगे आप देखेंगे। ये जो आपके कठिन शब्दों के अर्थ हैं ये आपकी दूसरी कविता से लिए गए हैं जो कि आपकी फसल कविता है। तो इनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमारी जो ये कविता है दंतुरित मुस्कान, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा, इसके भावार्थ को समझा। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसकी सप्रसंग व्याख्या को अपनी कॉपी में लिखकर लाएं, और साथ ही हर एक काव्यांश में विशेष क्या है, क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, वो भी आप लिखने का प्रयास करें। कोई भी डाउट यदि हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें, और साथ ही इस पाठ से जुड़ी हुई दूसरी कविता जो है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।